गुड मॉर्निंग। मैं कौशल कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग बायोलॉजी का दूसरा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स किसको बोलेंगे? जिससे हमें एनर्जी मिले, बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प हो और डेली एक्टिविटी में हेल्प हो, वो सारे चीज़ न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। न्यूट्रिएंट्स तीन तरह के होंगे: प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, अंडर न्यूट्रिएंट्स और मेल न्यूट्रिशन। यानी कि अगर आपको बैलेंस डाइट मिल रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो उसे बोलेंगे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। अगर आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहे हैं तो उसको बोलेंगे अंडर न्यूट्रिशन। और अगर आपको एक भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो उसको बोलेंगे मेल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का तरीका है, प्लांट और एल्गी जो है, ग्रीन प्लांट और एल्गी, वो ऑटोट्रॉप से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसे स्वपोषी बोलते हैं। ऑटोट्रॉप का मतलब स्वपोषी, यानी कि अपना खाना स्वयं बनाने वाला। हेट्रोट्रॉप यानी कि परपोषी, जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन, एनिमल। ये अपने खाने के लिए ऑटोट्रॉप पर डिपेंडेंट होते हैं। अगला है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस में तीन चीज़ का ज़रूरत होगा: वाटर, मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉइल जो है वो सॉइल से जो रूट है वो वाटर लेगा, सनलाइट का ज़रूरत पड़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एयर से ले लेता है प्लांट। अब प्लांट जो है इन तीनों का मदद से अपना फूड प्रिपेयर करेगा, और यही तरीका है फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लगेगा, 12 वाटर का मॉलिक्यूल लगेगा, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में और मिनरल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा और वाटर बनाएगा। ग्लूकोज जो है इसका प्राइमरी प्रोडक्ट है, और ऑक्सीजन और वाटर जो है इसका बाय प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन और वाटर को बाहर निकालने का तरीका ये कहलाता है ट्रांसपायरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। इसी को बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि अगर ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होने लगे तो प्लांट में भी वाटर की कमी हो जाती है, इसीलिए ट्रांसपायरेशन को हम लोग कभी कभी नेसेसरी इविल भी बोलते हैं। पोटोमीटर, ये पोटोमीटर क्या है? एक ऐसे डिवाइस है जो ट्रांसपायरेशन की रेट को मेज़र करता है। अब आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस में होता है, तो ये शैवाल में होता है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है शैवाल में, यानी कि एल्गी में। अब आते, ये है आपका लीफ, ये है लीफ। इस लीफ में स्मॉल होल्स पाए जाते हैं। इस लीफ में स्मॉल होल्स पाए जाते हैं। इन स्मॉल होल्स को स्टोमेटा बोलते हैं। ये स्टोमेटा जो है इम्पोर्टेंट गैसेस को अंदर आने देती है तथा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। ये प्लांट डिसाइड करेगी कि कौन सी गैस अंदर जाएगी और कौन सी गैस बाहर आएगी। अब देखिए, लीव्स जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में एक मैग्नीशियम नाम का तत्व पाया जाता है जो कि पत्ते के ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि प्लांट का खाना जो है वो लीफ में बनता है, यानी कि पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे किचन हाउस ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। क्लोरोफिल का खोज किसने किया था? तो क्लोरोफिल के खोज करता है सिम्पर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ये जो दिख रहा है इसे बोलते हैं एनुअल रिंग्स। हर एक प्लांट में पाया जाता है। इसे हिंदी में वार्षिक वलय बोलते हैं। और ये काम क्या करता है, ये इसका हेल्प से हम लोग प्लांट का एज निकालते हैं। प्लांट का एज कैसे निकालते हैं? जितने भी नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स होंगे वही प्लांट का एज होगा। अगर 20 एनुअल रिंग्स हुए तो प्लांट का एज 20 होगा। अब प्लांट का एज काउंट करने का तरीका डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अगला CO2। CO2 का यूज होता है कोल्ड ड्रिंक में और सोडा वाटर में। अंदर भरा हुआ रहता है, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो CO2 गैस ही बाहर निकलती है। अगला यूज होता है इसका फायर एक्सटिंग्यूशर में, यानी कि अग्निशमक में। अब इन्वायरमेंट में कितना CO2 पाया जाता है? 0.03%। अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाए, ये 0.03% से ज़्यादा हो जाए, तो इसे ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, यानी कि पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यही इंडिकेट कर रहा है। अगर जैसे ये है हमारा अर्थ,
और इसमें अगर कोई हीट आता है तो वो CO2 के लेयर के अंदर तो आ जाता है, लेकिन उस लेयर के बाहर नहीं जा पाता है, यानी कि उसके अंदर ही ट्रैप हो जाता है। तो हीट जो ट्रैप होता है, जिसके कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो पूछ देगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। अब पूछ सकता है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, ये ग्लोबल वार्मिंग से ही रिलेटेड है। ग्रीन मफलर, अब देखिए सड़क के दोनों तरफ हम लोग वृक्ष लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग का साउंड पोल्यूशन कम हो सके। इसीलिए जो प्लांट है वो एक तरह से ग्रीन मफलर का काम करते हैं, यानी कि साउंड पोल्यूशन को कम करते हैं। जाइलेम और फ्लोएम कनेक्टिव टिश्यू है प्लांट का, जाइलेम और फ्लोएम। ये क्या करता है? जाइलेम जो है, जाइलेम वाटर और मिनरल्स को रूट से लीफ तक पहुंचाता है। जाइलम में जौ आ रहा है, इसका मतलब जल, ये जल को रूट से लीफ तक पहुंचाएगा। फ्लोएम में फॉ आ रहा है, फॉ का मतलब फूड, ये फूड को लीफ से प्लांट्स तक पहुंचाएगा। अगला है सनलाइट जो है उसे अर्थ पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। लेकिन सनलाइट जो अर्थ पर है वो रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है। बहुत तरीके से हीट फ्लो हो सकता है। पहला जो है वो तरीका होता है कंडक्शन, जो कि कंडक्टर में होता है, यानी कि सॉलिड में होता है। दूसरा है कन्वेक्शन, फ्लूइड में होता है। और तीसरा है रेडिएशन, इसके लिए कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो सनलाइट जो है वो अर्थ पर रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है। पेड़ दिन और रात दोनों में फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इन्हें कहा जाता है प्राइमरी फोटोसिंथेसिस, इसमें ग्लूकोज बनता है। और रात में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें स्टोर किया जाता है स्टार्च यानी कि मंड। अब ये जो सनलाइट है इसमें 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बैजानी, हपी, नाला, हिंदी में यही बोलते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और इसे सबसे पहले न्यूटन ने खोजा था कि ये 7 कलर में डिवाइड हो जाते हैं, है ना, इसे ही बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाते हैं, ये सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। तो अब हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस से रिलेट करना है। तो यही पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस वो किस कलर का होता है? तो रेड और ब्लू का। रेड और ब्लू कलर ऐसे कलर हैं जिनका सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। और मिनिमम फोटोसिंथेसिस होता है आपका ग्रीन और वायलेट कलर का, ग्रीन और वायलेट। अब प्लांट के कुछ हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सिन हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है ग्रोथ को, प्लांट का ग्रोथ को, वर्टिकल ग्रोथ को। मैक्सिमम ऑक्सिन किस में पाया जाता है? बम्बू प्लांट में। एक बम्बू प्लांट है उसमें ऑक्सिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यही रीज़न है कि बम्बू का प्लांट जो है सबसे तेज़ी से बढ़ता है। सबसे बड़ी घास यही होती है। पूछेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी घास कौन है? बम्बू एक घास है, वो पेड़ नहीं है। घास की स्टडी एग्रोस्टोलॉजी कहलाती है। अगला साइटोकाइनिन, ये भी प्लांट का एक एंजाइम है। ये फोटोसिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होता है। हम लोग पढ़े कि ऑक्सिन हार्मोन जो है वो प्लांट के वर्टिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरह साइटोकाइनिन जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। अब आते हैं केस्कोग्राफ एक यंत्र है जिससे प्लांट की ग्रोथ मेजर की जाती है कि प्लांट कितना बढ़ा है। ये सबसे पहले जगदीश चंद्र बसु बताए थे। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना ये भी साइटोकाइनिन हार्मोन पर निर्भर करता है। यानी कि अगर साइटोकाइनिन हार्मोन नहीं हो तो स्टोमेटा खुलेगा नहीं और बंद नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि वो इम्पोर्टेंट गैसेस का इंटरचेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टोमेटा से ही तो छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे कि इम्पोर्टेंट गैसेस जाते हैं। इसीलिए ये जो है आपका प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। इसलिए साइटोकाइनिन हार्मोन बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो हमेशा ऑक्सिन हार्मोन के प्रेजेंस में ही काम करता है। अगर ऑक्सिन हार्मोन ना हो तो साइटोकाइनिन हार्मोन भी काम नहीं करेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब एक चीज़ तो जान गए कि ऑक्सिन जो है वो वर्टिकल ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक जिब्रेलिन हार्मोन भी होता है जो कि थिकनेस यानी कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए प्लांट का रिस्पॉन्सिबल होता है। वर्टिकल ग्रोथ और जैसे प्लांट के तने का मोटा होना, ये सब भी तो ग्रोथ है।
सिर्फ लंबा होना ही ग्रोथ नहीं है, चौड़ा होना भी ग्रोथ है। तो वो थिकनेस के लिए जिब्रेलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। एब्सिसिक एसिड जो है इसे एंटी ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, यानी कि अब एक समय आता है जब प्लांट का ग्रोथ बंद हो जाता है, ऐसा तो नहीं कि आसमान तक पहुंच जाएगा बढ़ते बढ़ते। तो एंटी ग्रोथ हार्मोन जो है वो एब्सिसिक एसिड होता है, यही जो है प्लांट का ग्रोथ एक निश्चित समय के बाद रोक देता है। एक और हार्मोन होता है प्लांट में, इसको इथिलीन बोलते हैं। ये इथिलीन क्या है, फ्रूट्स जो है यानी कि फलों को नेचुरली पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट अगर पेड़ में पक रहा है तो इथिलीन हार्मोन के कारण, अब प्लांट अगर हम लोग अपने से पका रहे हैं तो एसिटिलीन गैस के कारण। पूछता है क्वेश्चन कि प्लांट अगर नेचुरली पक रहा है तो इथिलीन हार्मोन, अब प्लांट अगर आर्टिफिशियली पक रहा है तो एसिटिलीन गैस। अब एसिटिलीन गैस डायरेक्टली तो देते नहीं हम लोग, कैल्शियम क्या कार्बेट बोलते हैं ना, कार्बाइड, तो कार्बाइड दे देते हैं जिससे आप पक जाता है, क्योंकि उससे एसिटिलीन गैस निकल जाता है तो वही पका देता है। अगला है सिल्वी कल्चर किसको बोलते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के उत्पादन को सिल्वी कल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर किसको बोलते हैं, रेशम का उत्पादन, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। सबसे बड़ा फूल जो है वो रेफ्लेसिया है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन। सबसे छोटा फूल जो है वो वोल्फिया है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया था, किसने क्वाइन किया था, तो ये है वाल्टर जी रोजेन ने। एक टर्म होता है BOD, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके द्वारा जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा की जांच की जाती है। देखता है कि जल में कितना ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर जल में कम हो रहा है यानी कि वाटर पॉल्यूटेड है। अब देखिए आवश्यक ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 4 से 6% ऑक्सीजन होना चाहिए जल में, तो समझेंगे जल ठीक है। इससे वाटर पोल्यूशन की जांच है, ठीक है, अगर कम हो गया तो वाटर पॉल्यूटेड है। एक और एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर हम बताए थे, लाइकेन होता है। ये होता है फंगी और एल्गी मिल के लाइकेन बनाता है, जो कि एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर कैसे है, जहाँ पर पॉल्यूशन होगा वहाँ पर लाइकेन उगेगा ही नहीं या नष्ट होने लगेगा, तो समझ जाएंगे कि वहाँ एयर पॉल्यूट हो रहा है। अब बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड 2 प्रोटोकॉल है, एक है नागोया प्रोटोकॉल, एक है कार्टिजेना प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूट्रिएंट्स जो है वो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्ब्स और फैट के रूप में, मतलब कार्ब्स और फैट ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और विटामिन और मिनरल ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मेटाबॉलिक रेगुलेटर है। और DNA ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो कि जेनेटिक कैरियर है, यानी कि हमारे जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएंगे। तो अब इन चारों चीज़ों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फैट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन, मिनरल और DNA एक एक करके पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं। जिसकी हमारे शरीर को ज़्यादा ज़रूरत हो उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और शरीर सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ही पाचन कर सकता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी शरीर को कम ज़रूरत है और शरीर इसका पाचन नहीं कर सकता है, जैसे कि विटामिन, मिनरल और वाटर, इसका पाचन शरीर नहीं कर सकता है, इसकी ज़रूरत कम है, निकाल देता है शरीर से बाहर। हमारे शरीर में वाटर का वेट कितना होता है, 70%। अगला है एनर्जी जो है वो हमेशा किलो कैलोरी में दिखाई जाती है। अब एक चीज़ और याद रखना है कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.18 जूल। कैलोरी जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, जूल ऐसा यूनिट है। तो कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.18 से गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 1 जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरी। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी होता है, तो 4.3 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम फैट में 9.3 किलो कैलोरी। पावर करेंसी किसको बोलते हैं, ATP, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज से हमें इसी रूप में एनर्जी मिलती है, ATP के रूप में। अब जो एथलीट होते हैं वो स्टेरॉइड लेते हैं, डोपिंग करने के लिए स्टेरॉइड लेते हैं। स्टेरॉइड जो है वो लेना नहीं चाहिए, इसके लिए काफ़ी बैन भी हो रहे हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो इसी के लिए बनी है, डोपिंग वगैरह रोकने के लिए। नेशनल में भी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। आगे आते हैं प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बना होता है। ये रहा अमीनो एसिड का फॉर्मूला,
याद करने की ज़रूरत नहीं है। अमीनो एसिड जो है वो कई सारे अमीनो एसिड मिल के पेप्टोन बनाते हैं, कई सारे पेप्टोन मिल के पेप्टाइड बनाते हैं, और कई सारे पेप्टाइड मिल के प्रोटीन बनाते हैं। तो देखिए प्रोटीन जो अमीनो एसिड से ही बना है। कैसे बना है? अमीनो एसिड मिल के पेप्टोन बनाते हैं, पेप्टोन मिल के पेप्टाइड बनाते हैं, पेप्टाइड मिल के प्रोटीन बनाते हैं। नाइट्रोजन का क्या काम है? ये सेल डिवीज़न को इंक्रीज कर देता है, यानी कि कोशिका विभाजन को। अगर किसी के शरीर में कोशिका विभाजन नहीं होगा तो शरीर का ग्रोथ होगा ही नहीं। इसीलिए कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए नाइट्रोजन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हमारा शरीर नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकता, ये प्रोडक्ट के रूप में लेता है, नाइट्रोजन का प्रोडक्ट, जो कि प्रोटीन हो या अमीनो एसिड हो। अब लेगुमिनस प्लांट होते हैं जिन्हें दलहनी पौधे बोलते हैं, इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया यह वायु में मौजूद नाइट्रोजन को, जो एयर में नाइट्रोजन होता है, उसको यूजफुल कंपाउंड यानी कि नाइट्रेट में बदल देता है। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन उसको बोलेंगे कि वायु में इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन है, वो डायरेक्टली तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, तो हम लोग के द्वारा यूज़ किया जाने वाला ऐसा कंपाउंड नाइट्रेट वगैरह, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो ये करता कौन है? राइजोबियम बैक्टीरिया। और भी बहुत सारी चीज़ है जिससे नाइट्रोजन फिक्स होता है। प्लांट यूज नाइट्रोजन एज नाइट्रेट। प्लांट जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में यूज करता है। हम लोग कैसे यूज करते हैं? प्रोटीन और अमीनो एसिड के रूप में। राइबोसोम जो है उसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, और ये राइबोसोम जो है हमारे शरीर का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है। इसे कोशिकांग यानी कि सबसे छोटा कोशिकांग है। अब आते हैं पेडोलॉजी क्या होता है। स्टडी ऑफ सॉइल को पेडोलॉजी बोलते हैं। इंडियन सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में है, डॉल्फिन का पटना में है। और बताइएगा कमेंट में कि राष्ट्रीय जलीय जीव इसे डॉल्फिन को कब घोषित किया गया था। नेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी में है, शिमला में। नेशनल बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिची तमिलनाडु में है। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कटक में है, लेकिन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। भारत के धान का कटोरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ को, विश्व के धान का कटोरा बोलते हैं चीन को, और विश्व के चीनी का कटोरा बोलते हैं क्यूबा को। तो ये भी पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, याद रख लें। एक साथ बता देना सारा तो सही रहेगा। एक साथ याद हो जाएगा। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट मानेसर गुरुग्राम में है। नेशनल फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। नेशनल पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। शुगर का भी कानपुर में। इसको ऐसे याद रखिएगा, दाल चीनी आता है ना, दाल और चीनी अलग अलग करके, दाल का भी कानपुर में है, चीनी का भी कानपुर में है, दाल चीनी, पल्स और शुगर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये जो है जीन से बना होता है। यानी कि बहुत सारा जीन जो है, जो कि बेसिक यूनिट है, बहुत सारा जीन मिलकर डीएनए बनाता है, बहुत सारा डीएनए मिलकर क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। और ये हमारे शरीर में, मानव शरीर में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 पेयर गुणसूत्र पाया जाता है क्रोमोसोम, जिसमें से 22 पेयर जो है जिसको ऑटोसोम बोलते हैं। यानी कि ये सब में सेम होगा, बोथ मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में सेम होगा। लेकिन जो 23वां पेयर, लास्ट पेयर, सबसे लास्ट, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि वही हम लोग का सेक्स डिसाइड करता है। अगर XX क्रोमोसोम हुआ तो वो बोल देंगे कि ये फीमेल है, अगर XY क्रोमोसोम हुआ तो बोल देंगे कि मेल है। तो क्रोमोसोम जो है वो मेल और फीमेल में 23वां क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। अगला, निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। आगे, क्रोमोसोम की खोज करता है स्ट्रॉसबर्गर। क्रोमोसोम नाम दिया था वेल्डेयर ने। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। अब मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म 2 प्रोसेस से बना है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जब एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल छोटे छोटे कई सारे मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाए तो उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। इसमें एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब छोटे छोटे कई सारे मॉलिक्यूल एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाएं, तो इसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, यानी कि एनर्जी रिक्वायर मतलब लगती है,
रिलीज नहीं होती। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, एनाबॉलिज्म में एनर्जी रिक्वायर होती है, कंज्यूम होती है। रेस्पायरेशन एक तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस है, डाइजेशन भी एक तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब आते हैं एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, ये सब एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखते हैं जब खिलाड़ी लोग को इंस्टेंट एनर्जी लेना रहता है तो वो केला खा लेता है। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है C6H12O6, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं। इसका सोर्स जो है वो हनी है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हनी में पाया जाता है। पोटैटो है, बनाना है, राइस है और वीट है। हमें एनर्जी ATP के फॉर्म में मिलती है, ATP के फॉर्म में, जिसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि हमारा एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। ATP जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही तो फॉर्म कर रहा है, इसीलिए ATP को पावर करेंसी भी बोलते हैं। अब कितने टाइप का होता है ये कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे पहला टाइप है इसका मोनोसेकेराइड, फार्मूला होता है C6H12O6। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज तो बहुत जगह मिल जाएगा, फ्रक्टोज आपको फ्रूट में मिलेगा और गैलेक्टोज जो है आपको मिल्क में मिलेगा, गैलेक्टोज मिल्क में मिलेगा। अगला है डाइसेकेराइड। इसका फार्मूला होता है C12H22O11। ये जब दो मोनो मिलता है तो एक डाई बनाता है, इसलिए ये क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। अगला, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज बनाता है, जो कि मदर मिल्क में पाया जाता है। अब आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड। ये तो समझ गए होंगे, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाता है, यानी कि मोनो और मोनो मिलके डाई बना दिया, यानी कि माल्टोज जो है डाइसेकेराइड है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बना दिया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज बना दिया। अब आते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का फार्मूला होता है C6H10O5 होल टू द पावर n, मतलब कि ये इसका एक पॉलीमर है, यानी कि C6H10 और O5 इसका n मॉलिक्यूल मिल के ये पॉलीसेकेराइड बना रहा है। इसका एग्जांपल है सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। सेलुलोज जो होता है मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता है, घास खाने वाले जानवर ही इसको पचा पाते हैं। ठीक है, सेलुलोज जो है प्लांट का सेल वॉल में भी पाया जाता है। पेपर जो है वो सेलुलोज से ही बनता है। अब स्टार्च का बात करते हैं तो प्लांट अपना फूड स्टार्च के रूप में ही स्टोर करते हैं, यानी कि स्टार्च मतलब कि मंड। ग्लाइकोजन जो है वो लीवर यानी कि ह्यूमन के लीवर में स्टोर रहता है, यानी कि ये जो दो गो हुआ सेलुलोज और स्टार्च, ये दोनों प्लांट में पाया जाता है और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल में पाया जाता है। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर लीवर की होती है और मिनिमम रीजनरेशन पावर नर्व सेल की होती है, यानी कि लीवर जो है अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है और नर्व सेल जो है एक बार डैमेज होने के बाद उसको ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। यही रीज़न है कि जिसको पैरालिसिस मार देता है वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल वॉल यानी कि सेलुलोज की बनी होती है, मतलब कि पादप कोशिका जो है यानी कि प्लांट सेल जो है उसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। पेपर का निर्माण भी सेलुलोज से ही होता है, बता ही दिए हैं। मनुष्य केवल मोनोसेकेराइड का ही पाचन कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड तो पढ़ लिए। डाइसेकेराइड में हो गया आपका माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड में हो गया सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। लेकिन इस सब का पाचन हम लोग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। हम लोग सिर्फ मोनोसेकेराइड का कर पाएंगे। मोनोसेकेराइड है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो हम लोग को ज़रूरी हो गया कि डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड है तो उसको मोनो में कन्वर्ट करना। तो जब डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड मोनो में कन्वर्ट होगा तो वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा, क्योंकि एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल में टूट रहा है। तो मनुष्य केवल मोनोसेकेराइड का पाचन कर सकता है, इसलिए जब हम डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड खाते हैं तो पहले यह मोनो में टूटता है,
तब इसका पाचन होता है। अतः डाइजेशन जो है वो एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। हालांकि इन डाई या पॉलीसेकेराइड को मोनो में तोड़ने के लिए हमारे शरीर में एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइम को हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। देखते हैं कि कौन कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है। सबसे पहला है स्टार्च का पाचन करने के लिए टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। यह हमारे लार में पाया जाता है। अतः पाचन की शुरुआत मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। कहते हैं ना कि पाचन स्टार्ट हुआ, खाना स्टार्ट किए, तो यहीं से पाचन स्टार्ट हो गया। टाइलिन नाम का एंजाइम जो है वो स्टार्च का पाचन कर दे रहा है। मैक्सिमम पाचन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पूछता है कि खाना का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन स्टार्ट हो जाता है मुंह से ही। हमारे शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, यानी कि 6 लार ग्रंथि पाई जाती है। 6 यानी कि 3 जोड़ी। अगला ग्लाइकोजन का पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज ये कहाँ पर पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम पैनक्रियाज में, यानी कि अग्न्याशय में पाया जाता है। ये एमाइलेज एंजाइम अग्न्याशय में पाया जाता है। और ये किसका पाचन करता है? ग्लाइकोजन का पाचन करता है ये, क्योंकि ये ग्लाइकोजन को तोड़ देता है मोनो में। अगला लैक्टोज। लैक्टोज का पाचन करने के लिए लैक्टेज, बस ओ को ए कर दिया गया है। माल्टोज को माल्टेज, सुक्रोज को सुक्रेज। ये सभी एंजाइम यानी कि ये तीनों लैक्टेज, माल्टेज और सुक्रेज एंजाइम, ये सब एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अगला है, अगर किसी दिन हम लोग को ज़्यादा मिठाई खा ली, यानी कि हमारे शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा? देखते हैं इसको। यदि हमने किसी दिन मिठाई खा ली तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो ग्लूकोज का लेवल तो फिक्स होना चाहिए ब्लड में। कितना होना चाहिए ग्लूकोज का लेवल? 80 से 120 मिलीग्राम पर डेकालीटर, ये होना चाहिए ब्लड में ग्लूकोज। लेकिन इसका अगर हम लोग मिठाई खा लिए तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो जितना भी एक्सेस ग्लूकोज हुआ, जो ज़्यादा अतिरिक्त ग्लूकोज हुआ, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा किसके प्रेजेंस में? लीवर करेगा इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन प्रेजेंट होगा तभी हम लोग ज़्यादा मिठाई खा रहे हैं। वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि स्टोर हो जा रहा है लीवर में। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। अब देख लेते हैं पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज को ही लैंगरहैंस का द्वीप बोलते हैं। इसमें 4 सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। अल्फा बीटा गामा नहीं है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। अल्फा सेल का काम क्या है? ग्लूकागन सिक्रेट करना। इसको ग्लाइकोजन से कंफ्यूज नहीं करना है। ये ग्लाइकोजन है और ये ग्लूकागन है, दोनों में अंतर है। अल्फा सेल ग्लूकागन सिक्रेट करता है, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेट करता है। इंसुलिन में जिंक नाम का तत्व पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो जिंक पाया जाता है। तो बीटा सेल, अब ये क्वेश्चन पूछ देगा कि इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज के किस सेल से सिक्रेट होता है, तो बीटा सेल से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन डेल्टा और पीपी सेल का काम क्या है? ये दोनों जो सिक्रेट हो रहा है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन, यानी कि अल्फा और बीटा सेल से जो सिक्रेशन हो रहा है उसका स्पीड को लिमिट करेगा। अगर ज़्यादा मिठाई खाए हैं तो ज़्यादा सिक्रेट करवाएगा, ताकि ज़्यादा एक्सेस ग्लूकोज जो है वो ग्लूकागन में कन्वर्ट हो जाए। और कम मिठाई खाए तो कम करेगा। तो उसका रेट को कौन डिसाइड करेगा? स्पीड को कौन डिसाइड करेगा? डेल्टा सेल और पीपी सेल। आगे आते हैं। अब तो हम लोग ये देख लिए कि अगर अधिक मिठाई खा लिए तो क्या होगा। लेकिन अगर हम लोग किसी दिन उपवास रख दिए, यानी कि खाना खाए ही नहीं, अगर किसी दिन हम लोग उपवास रख दिए तो शरीर में ग्लूकोज घट जाएगा। तो जितना भी स्टोर्ड ग्लूकागन है लीवर में, हम लोग तो पढ़े थे कि ये लीवर में स्टोर हो जाता है, यही वाला बाद में काम आएगा। ये जो स्टोर्ड ग्लूकागन है ये लीवर के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकागन, ये ग्लूकागन और ये है ग्लाइकोजन। तो ये जो ग्लाइकोजन है स्टोर्ड, ये ग्लाइकोजन ग्लूकागन के प्रेजेंस में, जो कि अल्फा सेल से निकलता है, ग्लूकोज बना देगा और यही ग्लूकोज हम लोग को एनर्जी देगा। यानी कि उपवास के दिन में जो हम लोग को एनर्जी मिलता है वो इस प्रक्रिया से मिलता है, ग्लाइकोजेनेलिसिस। यहाँ पर था ग्लाइकोजेनेसिस, यहाँ पर है ग्लाइकोजेनेलिसिस, दोनों में अंतर है। अगला, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, यानी कि ये जो लिमिट है 80 से 120 मिलीग्राम पर डेकालीटर, तो
हमें डायबिटीज़ मेलिटस यानी कि शुगर की बीमारी हो जाएगी। डायबिटीज़ मेलिटस बीमारी है जिसको शुगर बोलते हैं। एक और डायबिटीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये क्या होता है देखते हैं। ADH हार्मोन, इसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये सीक्रेट होता है हमारे पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन में पाया जाता है, और पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारा ग्लैंड को कंट्रोल भी करता है। ठीक है, तो अब ये ADH हार्मोन जो पढ़ रहे हैं इसका काम क्या है? हमारे शरीर के वाटर लॉस को कंट्रोल करना। अगर ADH हार्मोन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में वाटर लॉस बढ़ जाएगा, यानी कि वाटर लॉस ज़्यादा होने लगेगा, यानी कि हमें बार बार पेशाब होगा और पसीना भी अधिक निकलेगा। वाटर लॉस ज़्यादा होने लगा तो दिक्कत है भाई, बार बार उठ के कौन जाएगा। इस बीमारी को डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलिटस में कंफ्यूज नहीं करना है। अगला, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है, और वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला डे मनाते हैं। तुम डायबिटीज़ मनाओ, हम रसगुल्ला मनाएंगे। लार्जेस्ट ऑर्गन जो है हमारे शरीर का वो स्किन है, और लार्जेस्ट इनर ऑर्गन जो है वो लीवर है। हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, लार्जेस्ट इनर ऑर्गन लीवर है। अगला, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, अब फैट देखते हैं। फैट का क्या काम है? फैट का जनरल फार्मूला होता है C57H110O6। ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एक और काम करता है, ये थर्मल इंसुलेटर का काम करता है, यानी कि हमारे शरीर को गर्मी ठंडा ये सबसे डायरेक्टली उसके कांटेक्ट से बचाता है। अब ये बनता, फैट बनता कैसे है? 3 मॉलिक्यूल जो है वो फैटी एसिड का, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का, ये मिलके फैट बना देता है। और 1 ग्राम फैट में पहले पढ़ चुके हैं 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। इसका सोर्स क्या है? घी है, दूध है, मक्खन है, पनीर है, बटर है, वनस्पति तेल है, और मूंगफली है। मूंगफली में फैट और प्रोटीन दोनों होता है, लेकिन पूछा क्या ज़्यादा होता है, तो प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट कम होता है। ठीक है, अब इसका टाइप, फैट का टाइप देख लेते हैं। 2 तरह का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट में सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड फैट में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इसीलिए जो है इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। सैचुरेटेड फैट एनिमल फैट में होता है। ठीक है, एनिमल फैट सैचुरेटेड फैट है और इसलिए हार्मफुल होता है, और प्लांट फैट जो है वो एक अनसैचुरेटेड फैट है, इसलिए ये हार्मलेस होता है। पहचान कैसे करेंगे कि कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है? तो ऐसा फैट जो टेम्परेचर कम होने पर जम जाए वो सैचुरेटेड फैट कहलाता है, और ऐसा फैट जो ना जमे वो अनसैचुरेटेड कहलाता है। यानी कि जो जम जाए वो सैचुरेटेड, जो ना जमे वो अनसैचुरेटेड। इसका एक्सेप्शन है कोकोनट ऑयल और कॉड लिवर ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है सैचुरेटेड होता है, और कॉड लिवर ऑयल जो है यानी कि मछली का तेल, ये अनसैचुरेटेड होता है। अब वसा का पाचन कैसे होगा? वसा का पाचन जो है यानी कि फैट का पाचन जो है वो बाइल जूस करता है, यानी कि पित्त रस करता है। अब बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? ये हमारे लीवर से सीक्रेट होता है। और वसा का पाचन क्या वसा का पाचन कोई लाइपेज क्या वसा का पाचन कोई इंजाइम करता है? हाँ, लाइपेज नाम का इंजाइम करता है वसा का पाचन, और ये इंजाइम जो है पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। ये एंजाइम जो है वो पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है, ये बहुत ज़रूरी है। अगला, वेजिटेबल घी कैसे बनता है? वेजिटेबल घी, इसको डालडा बोलते हैं हम लोग। तो ये जब कोई वेजिटेबल ऑयल यानी कि वनस्पति तेल हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में निकेल धातु के प्रेजेंस में 150 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो वह वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ये वेजिटेबल ऑयल अनडाइजेस्टेड था, ये डाइजेस्टेबल हो जाता है, लेकिन बहुत लेट से डाइजेस्ट होता है। वेजिटेबल घी जो है वो सुपर सैचुरेटेड यानी कि वेरी वेरी हार्मफुल, डालडा खाना नहीं चाहिए, सुपर सैचुरेटेड है। अब सोपिनिफिकेशन क्या होता है? साबुनीकरण। जब वेजिटेबल ऑयल यानी कि वनस्पति तेल को NaOH और KOH में के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं,
NaOH को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा और KOH को बोलते हैं कॉस्टिक पोटास। यानी कि जब वेजिटेबल ऑयल NaOH और KOH से रिएक्ट करता है तो ये बनता है C17H35COONA और C17H35COOK और ग्लिसरॉल बनता है। तो ये जो C17H35COONA वाला प्रोडक्ट है ये कपड़ा का साबुन कहलाता है और K वाला प्रोडक्ट जो है वो नहाने का साबुन कहलाता है। और ये जो ग्लिसरॉल है ये बाय प्रोडक्ट है, इसका भी यूज हो जाता है हेयर जेल में। अगला फैट खत्म हो गया, अब पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का क्या है? प्रोटीन को डिस्कवर किया था जे बर्जीलियस ने। प्रोटीन को डिस्कवर किया था जे बर्जीलियस ने। ये बना होता है अमीनो एसिड से। इसका काम क्या है? शरीर का विकास करना, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है। दूसरा इसका काम क्या है? ये हार्मोन, एंजाइम और एंटीबॉडी के निर्माण में भी मदद करता है। यानी कि हार्मोन बनाने में, एंजाइम बनाने में और एंटीबॉडी बनाने में प्रोटीन का यूज है। शरीर का विकास करने में तो हेल्प होता ही है, इसके निर्माण में ही मदद होता है। एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम जो है वो प्रोटीन का ही बना होता है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ देता है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है। अगला सोर्स सोयाबीन है, दाल है, मछली है, अंडा है, मूंगफली है, पनीर है, चिकन है, मटन है। ये प्रोटीन का सोर्स है। अब अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड उसके 50 मॉलिक्यूल को मिलाने पर प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनता है। अभी तो पढ़ ही चुके हैं कि अमीनो एसिड, बहुत सारा अमीनो एसिड मिल के पेप्टोन बनाता है, बहुत सारा पेप्टोन मिल के पेप्टाइड बनाता है, बहुत सारा पेप्टाइड मिल के प्रोटीन बनाता है। अब आगे आते हैं हमारे नेचर में 20 प्रकार का अमीनो एसिड पाया जाता है, 20 प्रकार का, जिसमें से 10 इसेंशियल होता है, 10 नॉन इसेंशियल होता है। इसेंशियल किसको बोलेंगे? क्योंकि ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। और नॉन इसेंशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट सॉरी उल्टा बोल दिया। 10 इसेंशियल होता है क्योंकि वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए तो ज़रूरी है। और 10 नॉन इसेंशियल होता है क्योंकि वो हमारे बॉडी में मौजूद नहीं है, मौजूद है इसलिए ज़रूरी नहीं है। 1 ग्राम प्रोटीन में 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी होता है। यानी कि प्रोटीन भी अगर हम लोग 1 ग्राम खाते हैं तो उससे हम लोग को 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। केमिकल फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन लीवर को बोलते हैं। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम को बोलते हैं। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है और ये हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स है। अब प्रोटीन में सल्फर भी पाया जाता है 4%। ये तो बहुत कम को मालूम होगा, प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है 4%। अब शरीर में प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण WBC के लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। WBC के लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। और ये लिम्फोसाइट जो है इसका निर्माण जो है थाइमोसिन हार्मोन के द्वारा होता है। और ये थाइमोसिन हार्मोन कौन सा ग्रंथि निकालता है? थाइमोसिन ग्रंथि निकालता है। ये थाइमोसिन ग्रंथि हमारे हार्ट के पास होता है, हृदय के पास। अगला, प्रोटीन की कमी से मैरास्मस रोग हो जाता है और क्वासियोरकर रोग हो जाता है। ये दोनों रोग बच्चे में होता है, मैरास्मस और क्वासियोरकर। अब ये कितने तरह का प्रोटीन है वो पढ़ लेते हैं। हेयर और नेल में कैरोटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। कैरोटीन ये एक प्रोटीन है। बोन में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। मसल में एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है जो कि हमारे मस्कुलर एक्टिविटी में बहुत हेल्प करता है। मिल्क में केसिन और कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। केसिन प्रोटीन जो है वो वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैरोटीन जो है वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग में एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। क्रोमोजोम में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में ग्लोबुलिन हार्मोन पाया जाता है, ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इसको याद ही कर ले, बार बार रिपीट करता है एग्जाम। रेनिन जो प्रोटीन होता है वो दूध में मौजूद केसिन, यानी कि ये जो केसिन है इस केसिन का पाचन करता है रेनिन। अब जो अब ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड का यूज हमारा शरीर किया और इसका यूज करने के बाद 3 प्रोडक्ट बनता है। पहला प्रोडक्ट है अमोनिया, दूसरा है यूरिया, तीसरा है यूरिक एसिड। मनुष्य केवल यूरिया का सिक्रेशन कर सकता है, हम लोग केवल यूरिया का सिक्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि बाकी जो 3 प्रोडक्ट हैं, बाकी जो 2 हैं अमोनिया और यूरिक एसिड, इसका हम लोग के शरीर से निकल जाना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग तो सिर्फ यूरिया को निकाल सकते हैं। तो अमोनिया जो है और यूरिक एसिड, इस दोनों को हमारा लीवर जो है वो यूरिया में बदल देता है, यानी कि वो हमारे शरीर में नहीं रहता है। अगर ये रहता तो बहुत दिक्कत हो जाता क्योंकि हमारे शरीर का सबसे विषैला पदार्थ है अमोनिया।
अब पब्लिक टॉयलेट से अमोनिया का ही दुर्गंध आता है, पूछता है क्वेश्चन, पब्लिक टॉयलेट से किस चीज़ की दुर्गंध आती है? तो अमोनिया की। अमोनिया बहुत विषैला पदार्थ है, इसलिए इसको निकालना ज़रूरी है। तो निकालेगा कौन? ये हमारा लीवर। अगर लीवर ना हो तो अमोनिया जो है और यूरिक एसिड जो है वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो हम लोग मर जाएंगे। अगला है, ऐसा जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको अमीनोटेलिक जीव बोलते हैं। अमीनोटेलिक यानी कि अमोनिया का उत्सर्जन कर रहे हैं। हम लोग तो यूरिया का उत्सर्जन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा जीव है जो कि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना, पूछ देता है कोई। फिश और एम्फीबियन। एम्फीबियन यानी कि उभयचर, जो कि पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी रह सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया फ्रॉग। अब है यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का ऐसा जीव है जो कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन, मैमल्स। फ्रॉग नहीं याद कीजिएगा, ह्यूमन और मैमल्स याद रखिएगा। अगला है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक ऐसे जीव हैं जो कि यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, इंसेक्ट हैं, बर्ड हैं, स्पाइडर हैं, लिजार्ड हैं, स्नेक है और रेप्टाइल्स है। क्वेश्चन पूछेगा कि बर्ड किस टाइप का जीव है, तो बर्ड यूरिकोटेलिक है। क्यों? क्योंकि वो यूरिक एसिड निकालते हैं। फिश अमीनोटेलिक है क्योंकि वो अमोनिया निकालते हैं। ह्यूमन यूरियोटेलिक है क्योंकि वो यूरिया निकालते हैं। आगे आते हैं, मछली के उत्सर्जी पदार्थ में गुआनिन नाम का एक चीज़ पाया जाता है। गुआनिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। अगर ब्लड में यूरिया बढ़ जाए तो हम लोग को यूरेमिया नाम का रोग हो जाएगा, और अगर ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाए तो आर्थराइटिस यानी कि गठिया हो जाएगा। ये दोनों जरूरी है। अगला, प्रोटीन के पाचन में कौन कौन सा एंजाइम है, बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। तो चूँकि प्रोटीन टूट के फाइनली अमीनो एसिड बनेगा, लेकिन टूटने का प्रोसेस है। पहले प्रोटीन टूटेगा पेप्टाइड में, तो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने के लिए दो एंजाइम है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने के लिए पेप्सिन और रेनिन नाम का एंजाइम की जरूरत है। और ये कहाँ पाया जाता है? पेप्सिन और रेनिन ये पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में, यानी कि जठर रस में, और ये गैस्ट्रिक जूस निकालता है स्टोमिक। अगला, पेप्टाइड जो है, ये पेप्टाइड टूटेगा पेप्टोन में, और ये पेप्टाइड को पेप्टोन में तोड़ने के लिए दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, ट्रिप्सिन और क्रीमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और क्रीमोट्रिप्सिन। और ये कहाँ पाया जाता है? पैनक्रियाटिक जूस में, अग्नाशय वाले रस में। अगला, ये जो पेप्टोन है, ये पेप्टोन टूटेगा अमीनो एसिड में, और ये इसको तोड़ने के लिए एंजाइम है इरिप्सिन। और ये इरिप्सिन कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन जूस में, आंत्र रस में, और ये सीक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछेगा। अगला, अब हमारा प्रोटीन भी खत्म हो गया, अब आते हैं मिनरल्स पे। मिनरल्स को बोलते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेटर। माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जो हमारे शरीर में कम पाए जाते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो मिनरल्स, क्योंकि इनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। जो हमारे शरीर में कम पाए जाएंगे हमें उसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी। उसी तरह आ जाते हैं मैक्रो मिनरल्स, ये हमारे शरीर में अधिक पाए जाते हैं, इसकी ज़रूरत कम होती है। जब ज़्यादा शरीर में ज़्यादा है तो ज़रूरत क्यों होगी? कम होगी। माइक्रो मिनरल्स के एग्जांपल है आयरन, जिंक, आयोडीन, कॉपर, कोबाल्ट। और मैक्रो मिनरल्स के एग्जांपल हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, 60 से 65%। बहुत कोई ऑप्शन मार देगा कार्बन, नहीं, कार्बन 15 से 20% ही होता है। शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, 60 से 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। अब एक एक करके कुछ कुछ मिनरल्स के बारे में देखते हैं। पहले आ जाते हैं कैल्शियम में। कैल्शियम का सोर्स है दूध, केला, फल, और ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग का भी एक लंबा सा प्रोसेस है, वो मैं बता दूंगा 1-2 क्लास के बाद। ब्लड क्लॉटिंग का कितना प्रोसेस है, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोलिन, ये सब कैसे यूज होता है। अगला, इसमें कैल्शियम जो है वो बोन और टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प होता है। बोन और टीथ के फॉर्मेशन में कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों यूज होता है। तो पहले कैल्शियम देख लिए, अब आते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है इसका सोर्स है दूध, अनाज, फल, सब्जी। ये भी टीथ और बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सोर्स है हरी सब्जी, फल और दूध, यही स्रोत है मैग्नीशियम का। यह क्लोरोफिल में पाया जाता है। पूछेगा क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम।
इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जिंक। ये सब याद रखना है। हमारे शरीर में जो स्टोन हो जाता है, बोलते हैं पथरी हो गया है, वो स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसको दूर करने के लिए मैग्नीशियम का यूज होता है, यानी कि स्टोन को दूर करने में मैग्नीशियम का यूज़ किया जाता है। और ये मैग्नीशियम मस्कुलर एक्टिविटी में भी हेल्प करता है, ये भी याद रखना है। आगे आते हैं, अगला है पोटेशियम। पोटेशियम अगला मिनरल पोटेशियम। यह ब्लड के फ्लो में, यानी कि कैपिलरी के फ्लो में हेल्प करता है, ब्लड के फ्लो में हेल्प करता है। अगला है क्लोरीन। इसका सोर्स है सी फूड और सॉल्ट, यानी कि समुद्री प्रोडक्ट, फिश में भी मिल जाएगा, मछली में भी मिल जाएगा क्लोरीन। तो ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी कि खाना वगैरह पचाने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन वाटर प्योरीफायर। देखते हैं क्लोरीन का यूज करता है पानी को शुद्ध करने के लिए। फूलों का रंग उड़ाने में प्रयोग होता है क्लोरीन का। अगला है फ्लोरीन। यह पेयजल में पाया जाता है, पीने के पानी में पाया जाता है। यह टीथ को प्रोटेक्ट करता है, दांत को सुरक्षित रखता है। इसकी अगर कमी हो जाए तो डेंटल कैरीज, यानी कि दंत क्षय हो जाता है, और इसकी अगर अधिकता हो जाए तो फ्लोरोसिस हो जाता है। अगला एलिमेंट है कॉपर, अगला मिनरल है कॉपर। कॉपर जो है वो आयरन का रीयूज करता है, ये बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग आयरन ले रहे हैं वो एक बार में पूरा यूज नहीं हो पाता है, उसका यूज दोबारा करने के लिए कॉपर का प्रयोग किया जाता है। कॉपर लेना ज़रूरी होता है। अगर कॉपर की कमी हो जाए तो आयरन का रीयूज कम हो जाएगा, जिससे कि आरबीसी का निर्माण कम हो जाएगा। और अगर आरबीसी का निर्माण कम हो गया तो फाइनली हम लोग को क्या होगा? एनीमिया नाम का रोग हो जाएगा। लेकिन कॉपर अगर अधिक हो जाए, कमी होता है तो अधिक भी तो हो सकता है, ज़्यादा लेने लगे। कॉपर की अधिकता से विल्सन नाम का रोग होता है, या फिर लीवर सिरोसिस। अगला, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला नंबर पे सिल्वर आता है, दूसरा नंबर पे कॉपर आता है। और ये भी याद रखना कॉपर के बारे में कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु है कॉपर। कॉपर का ये है आपका एलॉय। ब्रॉन्ज है जिसको कांसा बोलते हैं, कॉपर और टीन के मिलने से बनता है। और ब्रास है जिसको पीतल बोलते हैं, कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है। अगला है टीन का अयस्क। टीन का अयस्क होता है कैसेटेराइट, SnO2 इसका फॉर्मूला होता है। और जिंक का अयस्क है कैलेमाइन, Fe2O4Zn इसका फॉर्मूला है। कोबाल्ट अगला अगला मिनरल है कोबाल्ट। यह विटामिन B12 के निर्माण में मदद करता है। B12 का नाम ही है साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्मिन मतलब कोबाल्ट। और यह मेमोरी फॉर्मेशन में मदद करता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के रेडियोथेरेपी में होता है। तो कैंसर का कितने तरीका से इलाज होता है वो देख लेते हैं। कीमोथेरेपी, बायोप्सी और रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी में दो मेडिसिन यूज़ किया जाता है, सिस्प्लास्टिन और टैक्सोल, कैंसर का इलाज के लिए। बायोप्सी में ऑपरेशन द्वारा इलाज होता है। और रेडियोथेरेपी में हम लोग कोबाल्ट 60 या फिर गामा रे, रेडॉन वगैरह का यूज करते हैं। अगला आयोडीन। यह सॉल्ट, फिश और समुद्री भोजन से प्राप्त होता है। मतलब इसका सोर्स क्या है? सॉल्ट है, फिश है और समुद्री भोजन। इसकी कमी से गोइटर यानी कि घेंगा यानी कि गलकंड नामक रोग हो जाता है। अगर आयोडीन की कमी हो तो गोइटर हो जाता है, गलकंड हो जाता है। यह थायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है उसको स्वस्थ रखता है तथा थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और ये थायराइड ग्लैंड जो है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे गर्दन के पास पाई जाती है। और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। 3 तरह की ग्रंथि होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड एक ही है, पैनक्रियाज। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, अब थायरोक्सिन हार्मोन मनुष्य के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो हमारे मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। एक बीमारी होता है क्रेटिनिज्म। इस बीमारी में 30 से 40 साल का व्यक्ति जो है वो 7-8 साल का लगता है, छोटा लगता है कि कितना छोटा है अभी, लेकिन एज उसका बहुत ज़्यादा हुआ रहता है। यह बीमारी आयोडीन की कमी से होता है, मतलब ये बीमारी भी आयोडीन की कमी से होता है। हम लोग सोचते हैं खाली घेंगा गोइटर रोग होता है, लेकिन इसकी कमी से क्रेटिनिज्म भी होता है, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन फॉर्म नहीं हो पाता है। और थायरोक्सिन हार्मोन अगर आयोडीन की कमी से फॉर्म नहीं हो पाएगा तो मनुष्य का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक जाएगा, तो हो जाएगा, इसी को बोलते हैं जड़माना होता है, यानी कि वो बच्चा लगेगा 30 से 40 साल का व्यक्ति। अगला है आयरन।
आयरन का ओर है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, इसका सोर्स है पालक, हरी सब्जी, सेब, मछली। आयरन का काम है हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी का निर्माण करना। इसी के कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, ये भी याद रखना है। एक जीव पाया जाता है कॉकरोच, उसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। और कॉकरोच फेमस इसलिए भी है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हार्ट का चैम्बर होता है, 13 चैम्बर होता है, हार्ट का 13 चैम्बर होता है। अब ये जो दिख रहा है ये मान लेते हैं हमारा बोन है, बोन है। बोन के अंदर एक ब्राउन कलर का विस्कस यानी कि गाढ़ा फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं, है ना। आरबीसी का निर्माण इसी बोन मैरो में होता है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसमें आरबीसी का निर्माण स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होता है। जनरली प्लीहा का यूज होता है आरबीसी के मरने के लिए। आरबीसी जो है वो प्लीहा में मरता है, इसीलिए स्प्लीन को हम लोग आरबीसी का कब्रगाह भी बोलते हैं। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी बोलते हैं। लेकिन बच्चा लोग में स्प्लीन में आरबीसी का निर्माण भी होता है। और ऐसे जनरली सब में आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में, लेकिन बच्चा लोग में स्प्लीन में। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अब एचबी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। इसका कार्य हमारे शरीर में O2 और CO2 का परिसंचरण करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जब हम लोग ऑक्सीजन लिए, हमारे नाक में गया, नाक से गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। हीमोग्लोबिन ब्लड में मिलेगा तो उसके बाद सेलुलर एस्पायरेशन होगा। उसके बाद हमारा ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा और एटीपी के रूप में हम लोग को एनर्जी देगा। इसके बाद क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है, अब हमारा सांस के लिए अब ये जो CO2 है ये यहाँ आ जाएगा और ये CO2 के साथ रिएक्ट करके हीमोग्लोबिन जो है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा और इसका ट्रांसपोर्ट करके फिर निकाल देगा हमारे नाक से बाहर। यानी कि ऑक्सीजन लिया, ब्लड में गया, ब्लड से मिलने के बाद फिर वो निकल गया बाहर। लेकिन क्या इसमें टोटल CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है? नहीं, केवल 10% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो बाकी बचा 90% का क्या होता है? तो हम लोग मिनरल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मिनरल चैप्टर में देखेंगे कि 90% शेष 90% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन मिनरल्स करता है। कौन कौन मिनरल? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। कैसे करता है देखते हैं। सोडियम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। सोडियम जो है इसके साथ मिलके सोडियम कार्बोनेट भी बना सकता है। ये हो गया बाइकार्बोनेट, ये हो गया कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर 10H2O मिल जाए तो उसको वाशिंग सोडा बोलते हैं। अब ये समझते हैं कि ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है वो यूज कहाँ होता है। पहले सबके साथ देख लेते हैं। सोडियम का देख लिया, मैग्नीशियम का देख लेते हैं। मैग्नीशियम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और यही कैल्शियम कार्बोनेट अंडा का कवर होता है। अंडा का कवर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। टूथपेस्ट में भी यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। पोटेशियम जो है वो CO2 के साथ यूज कर होके पोटेशियम कार्बोनेट बनाता है। अब हमारा जो लंग्स है, लंग्स में एक लंग्स में 15 करोड़ एल्वेलाई पाए जाते हैं, 15 करोड़। और यही एल्वेलाई जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये जो कार्बोनेट बना है 1 2 3 4 5, इन सब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को CO2 उसमें से निकाल देते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं। तो CO2 बाहर निकलने का तरीका है एक हीमोग्लोबिन के साथ और एक ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के द्वारा। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के द्वारा 90% CO2 बाहर निकलता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10% CO2 ही बाहर निकलता है। अगला, हीमोग्लोबिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कर जाए तो क्या होगा। अगर मान लीजिए हम लोग किसी रूम में हैं, रूम ठंडा के मौसम में तो बहुत कोई रूम बंद कर लेता है, बंद होकर रूम में चूल्हा जला दिया, सोचा कि रूम गर्म हो रहा है, लेकिन चूल्हा जलाने से रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से मिलेगा, हम लोग सांस लेंगे तो हीमोग्लोबिन से मिलेगा, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा जो कि एक विषैला पदार्थ होता है। अब होता क्या है, ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि वो हिलेगा ही नहीं, ब्लड से निकलेगा ही नहीं बाहर, एकदम स्टेबल कंपाउंड होता है। और यह विषैला पदार्थ स्टेबल होता है, इसका अलग होना काफ़ी मुश्किल होता है, इसको निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन को जाने ही नहीं देगा, बोलेगा हम निकलेंगे ही नहीं तो तुम जाएगा कहाँ ब्लड में। ब्लड में तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड घुसा हुआ है।
इसीलिए यह ब्लड में O2 के घुलने की क्षमता को कम कर देता है, तो हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, रेस्पिरेशन होगा नहीं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब एक और काम क्या करता है ये, इसके अलावा ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, यानी कि ये प्रोडक्ट, ये जो है हमारे ब्लड में हमारे WBC की संख्या को बढ़ा देता है। हमारे RBC और WBC की संख्या 600:1 होना चाहिए, 600:1। लेकिन जैसे ही ये रेशियो में WBC का मात्रा बढ़ने लगता है, वैसे ही हम लोग को ट्यूमर यानी कि ब्लड कैंसर हो जाता है। इसको ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। कैंसर के उपचार में रेडॉन गैस का भी यूज होता है। रेडॉन गैस पर्यावरण में नहीं पाई जाती है, यह पर्यावरण में भूकंप के बाद आती है। जैसे ही भूकंप होता है उसके बाद पर्यावरण में रेडॉन गैस आएगी। अब अगला एलिमेंट है जिंक, लास्ट एलिमेंट है, लास्ट मिनरल है हमारा। यह हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसकी कमी से डाइजेसिया नामक रोग हो जाता है। और ये डाइजेसिया बीमारी में होता क्या है, हमको टेस्ट का पता नहीं चलता है, कुछ भी खा रहे हैं तो टेस्टलेस लगता है। अब देख लेते हैं कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। आयरन को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर ZnCl2 का लेप चढ़ाया जाता है, यही है गैल्वेनाइजेशन। इसमें आयरन में जंग नहीं लगता है। वल्केनाइजेशन क्या होता है, वल्कनीकरण। इसमें रबर को हार्ड करने के लिए एक प्रोसेस है, रबर को हार्ड किया जाता है, उसमें रबर में सल्फर मिलाया जाता है। सबसे ज़्यादा रबर कहाँ पाया जाता है, केरल में। ZNP जो है वो चूहा मारने की दवा है, ये भी जिंक फॉस्फाइड बोलते हैं इसको। रस्टिंग क्या होता है, जंग लगना। ये एक केमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन दो तरह का होता है, फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन जिसमें पुनः हम लोग पहले वाली स्थिति में वापस आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग पानी से भाप बना दिए तो फिर भाप से पानी बन सकता है, लेकिन अगर एक बार जंग लग गया तो फिर से वो आयरन नहीं बन सकता है, इसीलिए इसको केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। और ये एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और रस्टिंग से आयरन का भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि जंग लगता है लोहे में तो लोहे का भार बढ़ता है घटता है, तो बढ़ जाता है। बस इतना था आज का क्लास। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा और लगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।